हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे दूसरा भाग, नागरिकता। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग नागरिकता के बारे में समझते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब अगर संविधान के 22 भाग में से पूछा जाए कि नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आपका संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आएगा। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आप देख लें, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित हैं। ठीक है, इन सब में नागरिकता और उसके बारे में जिक्र किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये भी आप जान लीजिए। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये जो ब्रिटेन वाला शब्द है, तो ब्रिटेन से ये अवधारणा जो है ली गई है। हमारा संविधान बनाते समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो लोग इस बात से प्रेरित हुए और उन्होंने ब्रिटेन के संविधान से इस चीज़ को अडॉप्ट किया और अपने संविधान का भी इसे हिस्सा बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखें। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, मतलब जैसे नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून या विधियां हैं, उनमें अगर कोई फेर बदल करना हो, कोई नई चीज़ उसमें जोड़नी हो या कोई चीज़ उसमें से हटानी हो, तो इस सब के लिए जो है शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद को दी गई है। और यह शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दी गई है, इसे आप ध्यान रखें। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सर्वप्रथम पारित किया गया था। ठीक है, मतलब नागरिकता से संबंधित जो मतलब सुधार लागू करने थे, उन सब के लिए जो है सबसे पहला अधिनियम जो लागू हुआ था संसद द्वारा, वो सन जो 1955 जो है लागू हुआ था, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगला देखें, नागरिकता के बारे में और भी चीज़ें जान लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब 5 प्रकार से संविधान में नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है जन्म से। ठीक है, जैसे मतलब अगर आपका भारत में जन्म होता है, तो आपको स्वतः जो है जन्म से ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका वंश परंपरा से, मतलब वंश परंपरा, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता अगर भारतीय हैं, तो भी आपको जो है जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण से, मतलब रजिस्ट्रेशन द्वारा, इसमें जो है आप आवेदन करते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, देशीयकरण से, मतलब यदि आप भारत में जो है लगातार 7 वर्ष या 10 वर्ष जो भी निर्धारित मानक है, उतने टाइम तक अगर आप लगातार निवास करते रहें, तो उसके बाद जो है आप भारत की नागरिकता के लिए आप पात्र हो जाएंगे। और 5वां जो है ये है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। जैसे ये आप ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा कि जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है और ये बगल में कोई श्रीलंका है, तो श्रीलंका का जो निवासी है, ये मैं सपोज के लिए समझा रहा हूँ आपको, सीरियस मत लेना। श्रीलंका का कोई निवासी है तो वो श्रीलंका की नागरिकता धारण करता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये भूभाग पूरा भारतीय संघ का हिस्सा हो जाता है, तो यहाँ पे रहने वाले सारे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये सभी लोग जो है भारतीय हो जाएंगे। तो ये होता है कि अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, मतलब किसी भूभाग को अगर भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, तो उस भूमि पर निवास करने वाले सारे लोगों को जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए आगे देखें। अच्छा, नागरिकता को रद्द करने के भी तरीके संविधान में निर्धारित किए गए हैं। रद्द करने के लिए जो है 3 तरीके आपके निर्धारित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें। पहला तरीका है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा है नागरिकता स्वतः त्याग देने पर आप खुद ही भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। आप एक लिखित प्रार्थना पत्र दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप रिजाइन कर दें, छोड़ दें। तीसरा कह रहा है कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर, जैसे मान लीजिए इन केसेस कोई एक्टिविटी है या कुछ भी है, मतलब सरकार को लगता है कि आपको भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए, तो सरकार स्वतः जो है आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। हाँ, ये है कि उसके लिए उचित कारण होने चाहिए, है ना। चलिए आगे देखें। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भी देख लें, कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 6 अगर देखें आप, ठीक है, तो इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन
करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान से भारत को जो लोग आएंगे उनके बारे में, नागरिकता के बारे में जो है इसमें पूरा उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 7 जो आपका है ये पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, मतलब कोई व्यक्ति यदि भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाता है तो उसकी नागरिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित उपबंध अनुच्छेद 7 में किए गए हैं। और उसके बाद अगला अनुच्छेद देखें कौन सा है। अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 8। ये जो है ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके, अनुच्छेद 6, 7 और 8, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखें अनुच्छेद 9, नागरिकता से संबंधित ये भी है। तो अनुच्छेद जो है टोटल आपका 5 से 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे नागरिकता से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 9 में क्या है, इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, ठीक है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे आप भारत से जा करके जो है अमेरिका में बस गए, आप वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो आपकी भारत की जो नागरिकता होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। किसी अप्रवासी व्यक्ति के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य होगा। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंग्लैंड का निवासी है या किसी अन्य देश का निवासी है, भारत का नहीं है। अब वह व्यक्ति यदि मान लीजिए भारत आता है और भारत में वह जो है रहने लगता है और लगभग लगातार 10 वर्षों तक वह भारत रहता है, तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, और फिर भी यदि उपयुक्त मानदंडों और मानकों के अनुरूप वो होगा तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो है अप्रवासी भारतीय थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो जाता है भाई, अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। मतलब मान लीजिए जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, स्पेशली 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके बाकी किसी भी कंट्रीज़ का कोई भी व्यक्ति जो है वो जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है आवेदन कर सकता है, तो उसको जो है पंजीकृत कर दिया जाएगा और नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखें। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। ये अभी हाल ही में हमारा काफ़ी चर्चा में था, CAA जो इसको बोलते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी इसमें जो है विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए, काफ़ी कुछ। तो ये जो है हमारा यही अधिनियम था और ये लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, अच्छा, ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये जो 3 कंट्रीज हैं, इसमें जो नॉन इस्लामिक लोग हैं ना, पॉपुलेशन है, मतलब हिंदू हुआ, सिख हुआ, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग हैं, ये जो उत्पीड़ित लोग हैं, जिनको वहाँ पे परेशानी है, यातनाएं दी जाती हैं, वो नहीं रहना चाहते हैं, तो वो लोग जो है आकर के जो है भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मानकों के अनुरूप उन्हें पाए जाने पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर लिया है। मतलब जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पूर्व से भारत में रह रहा है, वह व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का नागरिक समझा जाएगा और उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं आगे क्या। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है कि जो आपका ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, ये अधिनियम तो जो है 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट जो ये शामिल है ना, ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये आदिवासी क्षेत्र है मूल रूप से, और इन पर यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये आपका CAA नहीं लागू होगा, इसकी कोई भी शर्त इस पर लागू नहीं होती है। आगे देखें, यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अनुसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे
कुछ प्रतिबंध थे कि कहाँ पे ये नहीं लागू होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो ये था नागरिकता के बारे में कुछ जो है थ्योरी, जो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखे और कुछ इम्पॉर्टेंट अधिनियम जो भी थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फटाफट इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपकी विगत परीक्षाओं में आ भी चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में, आने वाली जो आगे की परीक्षाएं हैं आपकी रेलवेज़ की हैं या स्टेट PCS हैं या कोई भी परीक्षा है, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है पॉलिटी का रोल हर एग्जाम में बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की MCQ सीरीज़। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 4 या भाग 9। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप जानते हैं कि जो है नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो सही जवाब आपका होगा भाग 2। ठीक है, भाग 2 में ही भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन आप देखें, अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थ्योरी क्लास में, आपने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो हैं ये नागरिकता से संबंधित हैं। ठीक है, तो सही जवाब आपका होगा तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 5 से 11 ये जो है नागरिकता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि दोहरी नागरिकता वह नागरिकता होती है जिसमें जो है केंद्र है ना, केंद्र की अलग नागरिकता होती है और राज्य की अलग नागरिकता होती है। तो क्या भारत में ऐसा कुछ है? नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता होती है। ठीक है, भारत में केवल एकल नागरिकता होती है, केंद्र और राज्य दोनों की एक ही होती है। तो सही जवाब हमारा होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्र तथा राज्य की दोहरी नागरिकता। तो क्या भारत में राष्ट्र और राज्य की दोहरी नागरिकता है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य की एकल नागरिकता। क्या भारत में राज्य की एकल नागरिकता होती है? नहीं होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि भारत में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, केवल एक ही नागरिकता लागू है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का कि भारत में नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सा सही है, हमारा सही जवाब होगा भारत की एकल नागरिकता नहीं होगा, बल्कि सही जवाब होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो अभी हमने आपको बताया कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें आपको जन्म से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वंश परंपरा से हो सकती है, पंजीकरण से हो सकती है, ठीक है, देशीकरण से हो सकती है और अर्जित भूभाग के सम्मेलन द्वारा हो सकती है। कुल मिला के 5 प्रकार की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको देखें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त करना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से किसके द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, तो सही जवाब हमारा होगा चौथा ऑप्शन, भारत के किसी भी बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग करता है। तो ठीक है, बिल्कुल, अगर भारत की नागरिकता का परित्याग करेगा तो वो अपनी नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो अगर वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तब भी वो भारत की नागरिकता खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक के साथ विवाह करता है,
नहीं, अगर आप किसी भी देश के नागरिक से विवाह करते हैं तो इससे आपकी नागरिकता प्रभावित नहीं होती है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार की आलोचना करता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी नागरिकता प्रभावित नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सही विकल्प हमारा केवल 1 और 2 है। ऑप्शन में हमको 1 और 2 दिया गया है, विकल्प सी में केवल 1 और 2, तो हमारा सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लें, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्राध्यक्ष मतलब आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति बन सकता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी गलत होगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को नागरिकता दी गई है और स्वतः वो नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो यहाँ पे केवल सही स्टेटमेंट हमारा पहला वाला है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो सही विकल्प यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक, बाकी के बाद सारे के सारे विकल्प जो है गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, पहला ऑप्शन कह रहा है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु इसके दादा भारतीय नागरिक थे। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट आपको दिया गया है, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो वो भारत की नागरिकता पाने के योग्य है, बिल्कुल है। ठीक है, एक भारतीय नागरिक कोई भी अगर उस विदेशी मूल की किसी महिला से विवाह करता है तो भी इसकी नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नागरिकता प्रभावित नहीं हो रही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान का प्रवासी हो गया था, मतलब जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद वो पाकिस्तान का नागरिक हो गया, तो जब वो पाकिस्तान का नागरिक हो गया तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो सही जवाब हमारा होगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि योग्य नहीं है, तो योग्य वही नहीं है जिसे पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त हो चुकी हो, वो पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन जो आपका है भारत, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान है ही नहीं। सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। ठीक है, वहाँ पे जो है प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। जो है प्रथम होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है और दूसरी जो होती है वो उस राज्य की होती है जहाँ वो निवास करता है। और जबकि भारत में सेम इसकी विपरीत व्यवस्था है, भारत में जो है केवल और केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित आवश्यक शर्तें या नियम बनाने के लिए कौन सक्षम है। तो हम लोगों ने अभी थ्योरी क्लास में भी इसका जिक्र किया था, इसकी चर्चा की गई थी, तो आप लोग इसको शायद, मुझे यकीन है कि अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी देख लीजिए। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो नागरिकता से संबंधित आवश्यक नियम और शर्तें बनाने के लिए कौन सक्षम है, तो हमारी संसद सक्षम है। ठीक है, संसद हमारी जो है इससे संबंधित कानून वगैरह बना सकती है। इस पर जो है कोई भी कानून अगर बना है तो उसमें परिवर्तन कर सकती है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी पावर संसद को जो है दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष जो है बिताने होंगे या कितने वर्ष उसको लगातार भारत में निवास करना होगा। तो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो सही जवाब अगर आप देखें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। ठीक है, 1955 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष भारत में निवास करता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019,
12 दिसंबर 2019 या फिर 13 दिसंबर 2019। तो सही जवाब यहाँ पे आप देखें, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को जो है पारित हुआ था नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जिसको CAA के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11। यहाँ पे आपको 4 अनुच्छेद विकल्प के रूप में दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता पर कोई कानून बना सकती है। तो यहाँ पे आप देखें, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है संसद को यह संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन देख लें, आपको दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष। मतलब कितने वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वह लगातार भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त होने के लिए कितनी अवधि चाहिए। तो आवश्यक अवधि की बात करें तो ये आपका सही जवाब होगा 7 वर्ष। ठीक है, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि नागरिकता से संबंधित उपबंध में यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहता है और वह भारत में दोबारा वापस नहीं आता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है वह स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये एकदम कन्फर्म होना चाहिए कि 7 वर्ष की टाइम होना चाहिए ना, 7 वर्ष कम से कम। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से प्रेरित है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आप देख लें कि यह प्रावधान जो है ये किस देश से मतलब लिया गया है, किस देश से देख करके इसको प्रेरित हुए हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर फ्रांस। ठीक, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इसलिए ब्रिटेन में ये रूल लागू होगा। ठीक है, ब्रिटेन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के किस भाग से संबंधित है। सही ऑप्शन की अगर बात करें आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको दिया गया है पहला भाग, 8वां भाग, दूसरा भाग या 10वां भाग। तो आप जानते हैं कि नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के दूसरे भाग से संबंधित है। ठीक है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, दूसरे भाग से। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित विवादों का निपटान करने के लिए निर्धारित न्यायालय कौन सा है। मतलब कौन सा न्यायालय है जो नागरिकता से संबंधित विवादों की समस्याओं पे जो है सुनवाई कर सकता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है जिला एवं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपका होगा उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि से नागरिकता से संबंधित कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित मामलों की सुनवाई करने का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण MCQs और कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी हमने जो अभी डिस्कस की हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और बने रहें हमारे साथ। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।